हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हम लोग अपने BNSS जो कि मोस्ट सॉट आफ्टर आप लोगों की का सब्जेक्ट था कि सर BNSS नहीं समझ आ रहा, BNS में क्या करें, BNSS से डर लग रहा है, उसको आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और BNSS की सारी क्लासेस करने के बाद में मैं ये वादा करता हूँ कि आपका जो अराउंड 85% डर होगा, 85% वो ख़त्म हो जाएगा। अब 15% डर खत्म करने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी ऐसे है कि आप क्या करोगे, इन सारे लेक्चर्स को दोबारा तिबारा देखोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, खुद से भी मेहनत करोगे, खुद से बेरेक्ट पढ़ोगे, खुद से नोट्स पढ़ोगे, ठीक है, जो हमने नोट्स दिया हुआ है या हमने जो अभी हम कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें इस क्लास में बताएंगे, उन सारी चीज़ों को आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे, क्योंकि रिवीजन इज़ द की। जब रिवीजन भी कर लोगे 85% आज ख़त्म हो जाएगा, प्लस रिवीजन अगर तुमने ये दोनों कर लिया, दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन बना दिया बाबू, तो 100% डर BNSS का ख़त्म हो जाएगा एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। तो आप क्या करोगे, कॉन्फिडेंस फील करोगे, ठीक है। तो हम लोग अपना BNSS स्टार्ट करने जा रहे हैं, ओके। अच्छा, BNSS बनाया गया किस पर्पज के, किस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है? तो BNSS बाबू और कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए बनाया गया है? टू कंसोलिडेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात याद रखना, टू कंसोलिडेट, कंसोलिडेट एंड एमेंड, ये दोनों वर्ड याद रखना, एंड एमेंड, एंड एमेंड। क्या? नंबर 1 टू कंसोलिडेट, नंबर 2 टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर, द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर? क्रिमिनल प्रोसीजर। अब कभी ये पूछा जा सकता है, पूछा कई बार पूछा भी गया है, CRPC वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में या BSA के कॉन्टेक्स्ट में पूछा भी गया है, BNSS के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द पर्पज, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव, मतलब क्यों बनाया गया इसको, क्या पर्पज फुलफिल करना चाह रहा है ये। तो जो BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाई गई, ड्राफ्ट किया गया, उसका बेसिक पर्पज था टू कंसोलिडेट और अमेंड करना जितने भी क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड लॉस थे, उनको कंसोलिडेट कर देना, इकट्ठा कर देना, कंपाइल कर लेना, उनको अमेंड कर देना। अगर वो स्पीडी जस्टिस को, ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को नहीं सर्व कर रहे हैं, एंड ऑफ जस्टिस को नहीं सर्व कर रहे हैं, तो उनको अमेंड कर देना, ठीक है। अब बात आती है ये क्रिमिनल प्रोसीजर क्या होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर क्या होता है। तो इस सादे पेज पे मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर, ये बात समझने वाली है बाबू, बहुत ध्यान से समझो। जहां तक मैं पढ़ा हूं, मैं समझा हूं, क्रिमिनल प्रोसीजर का मतलब होता है बाबू ऐसा मैकेनिज्म, कोई भी मैकेनिज्म, अ मैकेनिज्म which sorry a mechanism by which the offender is brought to justice। एक बार कोई ऑफेंडर पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, उसको कस्टडी में लिया गया, तो ऑफेंस कमिट होने के बाद से एक्विटल या कन्विक्शन तक, इवन इन जेल्स आल्सो, क्या मैकेनिज्म फॉलो किया जाएगा, क्या मैकेनिज्म फॉलो किया जाएगा, क्या क्या कौन कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे, इन सारे स्टेप्स को, इन सारे मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? प्रोसीजर कहते हैं, सॉरी क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं। ये क्रिमिनल लॉ को इन्फोर्स कराने का मैकेनिज्म है, क्रिमिनल लॉ को इन्फोर्स कराने का मैकेनिज्म है, इन्फोर्स। BNS में क्रिमिनल लॉ बना दिया गया कि अगर तुम डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी को उसके पोजेशन से
मूव अवे करते हो, टेक अवे करते हो, तो तुम थेफ्ट कॉज करोगे। उसके लिए पनिशमेंट भी बता दी गई, लेकिन तुमको पनिशमेंट मिलेगी कैसे, वो कैसे यानी हाउ को जो मतलब आंसर करता है, हाउ को कैसे किया जाएगा, मैकेनिज्म क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, क्या फॉलो करके के तुमको जस्टिस दिलाया जाएगा विक्टिम को, और अक्यूज्ड को के राइट को भी प्रोटेक्ट करते हुए एंड ऑफ जस्टिस तक पहुंचेंगे। तो जो रास्ता बताने का काम करता है वो कौन करता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता करता है। मैंने बोला कि जो बीएनएसएस है उसका ऑब्जेक्टिव है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। इसका मतलब अमेंड, कंसोलिडेट का मतलब तो मैंने बता दिया कि इकट्ठा करने का। अमेंड करने का से क्या तात्पर्य है भैया? अमेंड तो पहले भी सीआरपीसी भी अमेंड हो चुका था, बहुत बार, 2-3 बार अमेंड हुआ है, इवन बदल दिया गया है, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, फिर बीएनएसएस लाने की क्या जरूरत पड़ी? तो वो जो अमेंड था, तो बीएनएसएस का वो जो बाबू मेन बात बताने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि ये वाला जो यानी ये बीएनएसएस है, या एक तरह से कह लो ये जो नया वाला क्रिमिनल प्रोसीजर है, ये स्पीडी जस्टिस को सर्व करना चाहता है। किसको? स्पीडी जस्टिस को। ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता है, ट्रांसपेरेंसी। ये अकाउंटेबिलिटी लाना चाहता है, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी इन इन्वेस्टिगेशन। ये नहीं कि पुलिस जिसको चाहे उसको उठा के पीट दे, जिसको चाहे उसके साथ बदसलूकी करे। बात समझ पा रहे हो? इसका जो अप्रोच हो गया है, बीएनएसएस का जो अप्रोच हो गया है, अभी तक जो बीएसए और बीएनएसएस के पहले जो अपना क्रिमिनल लॉ था, उसका अक्यूज्ड सेंट्रिक रुख था। कैसा कौन से सेंट्रिक रुख था? अक्यूज्ड सेंट्रिक। उसमें हमेशा अक्यूज्ड के राइट को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती थी, विक्टिम का उतना ख्याल नहीं रखा जाता था। बीएनएसएस ने, बीएसए ने, बीएनएस ने अब क्या किया है, पूरे उसको स्ट्रीमलाइन करते हुए, एमेंड करते हुए, उसको अक्यूज्ड सेंट्रिक से विक्टिम सेंट्रिक की तरफ ले गया है। विक्टिम सेंट्रिक, ठीक है, अक्यूज्ड सेंट्रिक से विक्टिम सेंट्रिक की तरफ ले गया है। इसमें लॉ इन्फोर्समेंट की इफिशियंसी का भी ध्यान रखा गया है कि मतलब जो पुलिस होगी, अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसकी कैसे इफिशियंसी मेंटेन रहे। तो इसमें बाबू क्या किया गया है, बैलेंस आउट करने की कोशिश की गई है। बैलेंसिंग एक्ट किया गया है किसके किसके बीच में? लॉ इन्फोर्समेंट इफिशियंसी, लॉ इन्फोर्समेंट इफिशियंसी एंड जो इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं, इंडिविजुअल्स राइट्स, इनको क्या करने की कोशिश की गई है? बैलेंस करने की कोशिश की गई है, ताकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अब इफिशियंट भी बनी रहे, आउटडेटेड ना हो जाए। अगर वो इनइफिशियंट होंगी तो भी तो एंड ऑफ द जस्टिस सर्व नहीं होगा, और इंडिविजुअल्स के राइट को भी प्रोटेक्ट करने का काम किया गया है। अब ये रूल ऑफ प्रोसीजर जो प्रोवाइड किया गया है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर में या बीएनएसएस में जो रूल ऑफ प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है, ये अपने आप में कोई अचीवेबल गोल नहीं है, कोई एंड नहीं है अपने आप में। दे आर
not an end in itself. ये अपने आप में कोई एंड नहीं है, कोई अचीवेबल गोल नहीं है। तो फिर है क्या है बाबू? एंड नहीं है अगर ये, तो है क्या? तो दे आर मीन्स टू अचीव। अब क्या अचीव करने के लिए? द एंड ऑफ जस्टिस। द एंड ऑफ जस्टिस। एंड ऑफ जस्टिस का मतलब होता है, सॉरी, एंड्स ऑफ जस्टिस। एंड्स ऑफ जस्टिस का मतलब होता है कि हम न्यायोचित रास्ते पर चल करके, न्यायोचित मैकेनिज्म फॉलो करके हम न्याय की शरण में पहुंचे, न्याय को हम अपनी मतलब अल्टीमेट न्याय करें, कंप्लीट जस्टिस करें। इसका मतलब है कभी भी जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या किसी भी प्रोसीजरल लॉ का जब इंटरप्रिटेशन किया जाएगा तो उसको इंटरप्रेट करते टाइम पे उसका लिबरल इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। लिबरल इंटरप्रिटेशन। अब वो लिबरल इंटरप्रिटेशन जो होगा वो किसको ध्यान में रखते हुए किया जाएगा? एंड ऑफ जस्टिस को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। एंड ऑफ जस्टिस कब ध्यान में रखा जा सकता है? जब जो उसको ऐसे इंटरप्रेट किया जाएगा जिससे सब्सटेंटिव लॉ जो बनाए गए हैं, सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ जो बनाए गए हैं, जैसे बीएनएस हुआ, उनके द्वारा जो ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है उस एंड ऑफ जस्टिस को अचीव करने के लिए जो वाला इंटरप्रिटेशन फेवर कर रहा होगा, हम वो वाला इंटरप्रिटेशन करेंगे। बात ठीक है? हम स्ट्रिक्टनेस की तरफ, टेक्निकल इंटरप्रिटेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम लिबरल इंटरप्रिटेशन की तरफ जाएंगे और ऐसे इंटरप्रेट करेंगे जो एंड ऑफ जस्टिस को सर्व करे। बात ठीक है? मुझे लगता है कि मैंने अभी आपको ऑब्जेक्टिव समझा दिया, आपको मैंने मीनिंग समझा दी, आपको मैंने यह बता दिया कि ये सर्व क्या करना चाहता है। तो बीएनएसएस ट्राइज टू सर्व द एंड ऑफ जस्टिस। एंड ऑफ जस्टिस को सर्व करना चाहता है बाबू। ये बात ठीक है? समझ में आ गई सबको? नाउ वी विल बी डीलिंग विद द मेन प्रोविजंस। ये तो बैकग्राउंड था। अच्छा, मैं मेंटरशिप की कॉल में करते करते एक बच्चे को कॉल किया। खैर, उस बच्चे का ही खुद कॉल आया हुआ था, जिसका नाम है अनीसा चौधरी। मैं इसको पहले कॉल कर चुका था एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर एंड वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हर कि सी shall be the assistant prosecution officer of Uttar Pradesh in this vacancy only. कोई भी ताकत नहीं रोक सकती उसको एपीओ बनने से इस बार। ठीक है? आप समझ पा रहे हो? बहुत अच्छा लगा। मतलब सी इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल। मजा आ गया भाई अनीसा, थैंक यू सो मच। दूसरा लड़का है नीलाभ। नीलाभ भाई, हैट्स ऑफ टू यू। मजा आ गया तुम्हारा भी सुनकर के कि तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो। वेरी प्राउड ऑफ यू। ठीक है? ऐसे ही मेहनत करते रहो, तभी रिजल्ट आएगा। ओके? अब बात आती है कि इसका पूरा नाम क्या होगा। तो पूरा नाम बाबू लिखा हुआ है, जैसे आप लोग देख पा रहे होगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहेंगे। कई बार एक्ट नंबर भी पूछ लेता है, तो इसका एक्ट नंबर 46 है ऑफ 2023। इसको एसेंट कब दिया गया? तो एसेंट दिया गया है 25 दिसंबर 2023 को एसेंट दिया गया है। ठीक है? अब बात आती है कि इसका एक्सटेंट क्या होगा। तो एक्सटेंट बाबू क्या है? होल ऑफ इंडिया है, पूरे भारत पर लागू होता है। होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत पर लागू होता है।
लेकिन जो चैप्टर 9 के, चैप्टर 11 के, चैप्टर 12 जो है, चैप्टर 9, चैप्टर 11, चैप्टर 12, ये नागालैंड पे और ट्राइबल एरियाज पर लागू नहीं होते। नागालैंड पर और ट्राइबल एरियाज पर लागू नहीं होते। ये बात ठीक है? पूरे भारत पर लागू होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। लेकिन चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे लागू नहीं होगा। ये बात ठीक है? ये बात याद रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है? क्योंकि जनरली होता क्या है कि जो भी लॉ होता है अभी भारत में वो होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है। इसमें एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन दे दिया गया है कि चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 नागालैंड पे और ट्राइबल एरियाज पर लागू नहीं होंगे। ये बात ठीक है? अब बात आती है इसका कमेंसमेंट कब हुआ। कमेंसमेंट की बात आती है तो बाबू इसका कमेंसमेंट 1 जुलाई 2024 को हुआ है। 1 जुलाई 2024 को, ये 1 साल से ऊपर हो गए अभी इसको, ठीक है? लेकिन फर्स्ट शेड्यूल की एंट्री जो है सेक्शन 106 क्लास 2 वाली, वो लागू अभी भी नहीं हुई है। एसेंट कब मिला था इसको प्रेसिडेंट का? तो 25 दिसंबर 2023 को मिला था। ये बात ठीक है? याद रहेगी सबको। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए आप लोग इसको याद रखोगे। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे अपने डिफिनीशंस को, ठीक है? अच्छा, मैं एक एक करके जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस हैं उनको मैं आपको बताने जा रहा हूं। उनको तो एकदम रट्टा मार लेना। पहली ये डिफिनीशन है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, सेक्शन 21A में डिफाइंड है इसको, 21A, ठीक है? और एक है बेल बॉन्ड की, सॉरी बेल की भी। बेल कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 21B में। तीसरी है बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड कहाँ पर डिफाइंड है? सेक्शन 21D में डिफाइंड है। 21D में डिफाइंड है, ठीक है? बात याद रहेगी सबको। और एक बॉन्ड की भी डिफिनेशन है, बॉन्ड की, खाली बॉन्ड की, बॉन्ड, उसको 21E में डिफाइन किया गया है। ये इतनी डिफिनेशंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्यों द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि इनको BNSS में जोड़ा गया है और ये पहले CRPC में थी कि नहीं थी? तो नहीं थी, ठीक है? पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज ये कि ये सारी डिफिनेशंस बाबू जितनी भी हैं ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड हैं। कैसे अरेंज्ड हैं? अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड हैं। और अल्फ़ाबेट कहाँ से शुरू होता है? A से शुरू होकर के Z तक है। और इसमें डिफिनीशंस भी कितनी हैं? 26 डिफिनीशंस है, A से लगा करके Z तक है, ठीक है? आप लोग क्या करोगे? इनके इंडेक्स याद कर लोगे लाइन से। जैसे A फॉर, अगर मैं आपसे पूछूं A फॉर, तो आपको बताना है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है? अगर मैं पूछूं B फॉर, तो आपको क्या बताना है? बेल बताना है। अगर मैं पूछूं C फॉर, तो आपको क्या बताना है? बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। D फॉर बेल बॉन्ड, E फॉर बॉन्ड, F फॉर चार्ज, G फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस, H फॉर कंप्लेंट, I फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, J फॉर जोकर नहीं हाई कोर्ट, J फॉर हाई कोर्ट, K फॉर इंक्वायरी, L फॉर इन्वेस्टिगेशन, M फॉर जुडिशियल प्रोसीडिंग, N फॉर लोकल जुरिस्डिक्शन, O फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल केस, P फॉर नोटिफिकेशन, Q फॉर ऑफेंस, R फॉर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, S फॉर प्लेस, T फॉर पुलिस रिपोर्ट, U फॉर पुलिस स्टेशन, V फॉर वी जो बिहार वाले भी कहते हैं, V फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, W फॉर सब डिवीजन, X फॉर समन केस, Y फॉर विक्टिम, Z फॉर वारंट केस। तो ये आपको ऐसे लाइन से A से Z तक पूरा याद होना चाहिए। ये बात ठीक है?
मतलब अगर मैं कभी ऐसे पूछूं कि सेक्शन 21J में क्या डिफाइंड है तो हाई कोर्ट, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात ठीक है। अब हम लोग वन बाय वन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस को देख लेते हैं, क्योंकि वही सब पूछी जाएंगी, बाकी ये सारी डिफिनीशंस पूछी नहीं जाएंगी। बट हाँ, आपका ये काम है कि आप इन सारी डिफिनीशंस को अंदर अंदर तक भी देख लोगे, ये बात ठीक है, याद रहेगी सबको। तो अब हम सब एक वन बाय वन डिफिनीशंस को देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है, रुक जाओ एक सेकंड, इसको इरेज कर देता हूं पहले। मैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस के बारे में बात करूंगा और आप उस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, राइट। नंबर वन, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इसका क्या मतलब होता है बाबू? ये सबसे पहले कहां पे डिफाइंड है? 21A में डिफाइंड है। इसका मतलब होता है कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जिसका यूज किया जाए क्या करने के लिए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए, या एविडेंस के को रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कहते हैं। जिसमें ये देखो लिखा भी हुआ है, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मटेरियल है, रिकॉर्डिंग, आईडी, सर्च, सीजर, एविडेंस, स्टेट गवर्नमेंट क्या बनाती है? रूल बनाती है कि कौन से डिवाइस को हम ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की कैटेगरी में रखेंगे। ये बात ठीक है, याद रहेगी सबको। कौन बताएगा? सच अदर मीन्स तो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, और क्या बना करके? रूल बना करके बताएगी कि इनका ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज किया जा सकता है अदर मीन्स के लिए। वो अदर मीन्स के लिए किया जा सकता है, वो अदर मीन्स क्या होंगे? कौन बताएगा? स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। कैसे बताएगी? थ्रू इट्स रूल्स। ये बात ठीक है, याद रहेगी सबको। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन जो पहले डिफाइंड नहीं थी, अब डिफाइंड की गई है। 21B में डिफाइंड इसको किया गया है, 21B, जिसका मतलब होता है बेल। अब बात आती है कि बेल का मतलब क्या होता है। पहले बाबू इसको कभी भी डिफाइन नहीं किया गया था, यह बात याद रखना। अब बेल क्या मतलब क्या होता है? कंडीशनल रील। मैं आपको पहले आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो बेल का मतलब होता है कंडीशनल रिलीज, कंडीशनल रिलीज ऑफ द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड को कंडीशनली छोड़ना। कुछ कुछ कंडीशन बता देना कि भैया ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, अगर इन कंडीशन को तुम तोड़ते हो तो तुम्हारा बेल खारिज हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो उस अक्यूज्ड को कंडीशनली छोड़ना बेल कहलाता है, ठीक है। इसमें डिफाइन किया गया है अपने सेक्शन 21B में, जो डिफाइन किया गया है वो कहता है बेल मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन। वो क्या होना चाहिए? सिर्फ अक्यूज नहीं, ये अपनी डिफिनीशन बताता है, रिलीज ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। कौन कौन सी चीज बाबू? ये तो मैंने जनरल डिफिनीशन, जो पहले की डिफिनीशन हुआ करती थी, जो हम लोग रटा करते थे, वो हमने बताई। लेकिन अपना BNSS कैसे डिफाइन करता है उसको हम बताते हैं। एक मिनट रुको, मुझको नया पेज ऐड कर लेने दो, नया पेज ऐड करता हूं फिर बताता हूं। बेल को ये डिफाइन करता है, बेल सेक्शन 21B में, और कहता है, ध्यान से सुनो बाबू, बेल का मतलब ये बताता है रिलीज ऑफ ए पर्सन, ऑफ अ पर्सन। अब ये पर्सन बाबू कैसा हो सकता है? वो चाहे अक्यूज्ड हो किसी काम को, मतलब किसी ऑफेंस को करने का, अक्यूज्ड ऑफ, और चाहे क्या हो? सस्पेक्टेड हो, सस्पेक्टेड ऑफ, सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस।
या तो वो अक्यूज्ड हो या तो उसको सिर्फ सस्पेक्ट किया गया हो, उसको रिलीज कर देना, रिलीज कर देना। और ये रिलीज कहां से करोगे, ये रिलीज कहां से करोगे, ध्यान से समझो। रिलीज बाबू कहां से करोगे? फ्रॉम दी कस्टडी ऑफ लॉ, फ्रॉम दी कस्टडी ऑफ लॉ, लॉ की कस्टडी से रिलीज कर देना किसी अक्यूज्ड पर्सन को, किसी सस्पेक्टेड पर्सन को। अब कब कैसे रिलीज करना? अपॉन अपॉन सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। अब ये सर्टेन कंडीशंस कौन इंपोज करेगा? जो बेल दे रहा होगा, चाहे वो ऑफिसर हो, पुलिस ऑफिसर भी बेल दे सकता है, और चाहे वो कोर्ट हो। ये बात ठीक है, याद रहेगी सबको। तो बेल का मतलब क्या हुआ? रिलीज ऑफ ए पर्सन अक्यूज्ड ऑफ आर सस्पेक्टेड ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ। पुलिस की कस्टडी से नहीं, लॉ की कस्टडी से उसको रिलीज करना अपॉन कंडीशंस। और वो कंडीशंस कौन बताएगा? ऑफिसर बताएगा या तो कोर्ट बताएगी। ये बात ठीक है, याद रहेगी सबको। कंडीशन पर छोड़ना है, कंडीशनल रिलीज। मैंने आपको जो पुरानी डेफिनेशंस थी, जो हम लोग पढ़ा करते थे, रटा करते थे सीआरपीसी में, वो वाली डेफिनेशन बताई थी कि कंडीशनल रिलीज ऑफ एन अक्यूज्ड, उसमें सिर्फ अक्यूज्ड था, इसमें वर्ड सस्पेक्टेड पर्सन भी जोड़ा गया है, और वहां पे कस्टडी ऑफ द, वो पुलिस था या मतलब जुडिशियल कस्टडी था, यहां पे कस्टडी ऑफ द लॉ बताया गया है। ये बात ठीक है। तो अभी मुझे लगता है कि बेल का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात आती है इस बेल के मिलने ना मिलने के ही बेसिस पर, बेल के मिलने और ना मिलने के ही बेसिस पर ऑफेंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। ऑफेंस अब तुम समझो, एक बेलेबल और एक नॉन बेलेबल। बेल के ही मतलब, अब तुम समझो बेलेबल ऑफेंस का क्या मतलब होता है। बेलेबल ऑफेंस का मतलब बाबू ऐसे ऑफेंस होता है, और ये सब बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस कहां पे बताया गया है? सेक्शन 21C में बताया गया है, सेक्शन 21C में बताया गया है। बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है ऐसे ऑफेंसेस जिनको फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है। फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल बताया गया है। फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल वाली लिस्ट में जो है बेलेबल, वो क्या है? बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं? अदर देन दोज ऑफेंसेस व्हिच आर बेलेबल, सब कुछ नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अदर ऑफेंसेस, अदर ऑफेंसेस मतलब लिस्ट डाउन कर दिया गया कि कितने ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस होंगे। उन बेलेबल ऑफेंसेस को छोड़ करके जितने भी ऑफेंस बचते हैं उनको हम बाबू क्या कहते हैं? नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। ये बात ठीक है, सबको याद रहेगा। अब बात आती है कि इस फर्स्ट शेड्यूल के किस कॉलम में बात बताई गई है कि कौन सा बेलेबल है? तो कॉलम 5 में बताया गया है। फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 5 में बताया गया है कि कौन सी चीजें बेलेबल ऑफेंसेस हैं।
अब इस कॉलम में ही बात बताई गई है कि अगर कोई ऑफेंस, ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, इस कॉलम में ही बताई गई अगर कोई ऑफेंस लेस देन 3 साल का, लेस देन 3 साल का अगर उसमें पनिशमेंट है, लेस देन 3 ईयर का पनिशमेंट अगर उसमें है, तो बेलेबल ऑफेंस है। ऑफेंसेस पनिशेबल विद लेस देन 3 ईयर ऑफ इंप्रिजनमेंट आर कंसिडर्ड बेलेबल ऑफेंसेस। फिर से सुनो, मैं जो बात बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, कि ऐसे ऑफेंसेस जो बीएनएस में प्रोवाइड किए गए हैं और उनकी पनिशमेंट लेस देन 3 ईयर है, तो कैसे हैं? बेलेबल ऑफेंसेस हैं। कैसे ऑफेंसेस हैं? बेलेबल ऑफेंसेस हैं। ऐसे ऑफेंसेस जिनमें पनिशमेंट 3 ईयर से ज्यादा की है, 3 ईयर या 3 ईयर से ज्यादा की है, उनको हम क्या कंसीडर करेंगे? नॉन बेलेबल। 3 ईयर प्लस 3 ईयर की हो या 3 ईयर से ज्यादा की हो, तो उनको हम क्या कंसीडर करेंगे? नॉन अवेलेबल ऑफेंस कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? नॉन अवेलेबल ऑफेंस कंसीडर करेंगे। नीलाभ भाई समझ पा रहे हो? सुचेता तुम बताओ। अब बेलेबल ऑफेंस हो गया, नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया। इसमें होता क्या है, ध्यान से समझो। बेल फिर किस चैप्टर में दिया जाएगा? बेल हमने बता दिया, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस बता दिया। तो जो चैप्टर अपना 35 है, चैप्टर लिख लो इस बात को अलग से, चैप्टर 35 जो है वो बेल कैसे दिया जाएगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसके रिलेटेड लॉज क्या हैं, उनके बारे में वो कोडिफाई करता है, बताता है। बात ठीक है? कौन सा चैप्टर? चैप्टर 35 बेल से रिलेटेड डील करता है। बात ठीक है? सबको समझ में आ गई? अब बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बीच में मैं एक दो और आपको डिस्टिंक्शन बता देता हूं, आप ध्यान से समझ जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, ध्यान से समझो, जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, इनमें बेल एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम की जा सकती है। बेल एज ए मैटर ऑफ राइट क्या होती है? बेल एज ए मैटर ऑफ राइट होती है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल जो होती है कोर्ट के डिस्क्रिशन पर होती है, कोर्ट के डिस्क्रिशन पर होती है। बात ठीक है? याद रहेगा सबको? अब ये जो डिस्क्रिशन है वो कैसे एक्सरसाइज करेगा कोर्ट, ये उसके ऊपर है। ठीक है? बेलेबल ऑफेंसेस में इवन पुलिस ऑफिसर भी बेल दे सकता है, पुलिस ऑफिसर भी बेल दे सकता है। मतलब कोर्ट तो बेल दे ही दे सकती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर भी बेल दे सकता है। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कौन कौन देगा सिर्फ बेल? सिर्फ कोर्ट बेल दे सकती है। ओनली कोर्ट्स आर एम्पावर्ड। ये बात ठीक है? अब जैसे मैंने बताया कि बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिनमें 3 साल से कम की सजा मिलती है। जब बाबू 3 साल से कम की सजा किसी में मिलेगी, इसका क्या मतलब है कि जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं ये लेस सीरियस ऑफेंसेस हैं, लेस सीरियस ऑफेंस। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? मोर सीरियस होते हैं, मोर सीरियस। ठीक है? मोर सीरियस होते हैं। ये बात ठीक है? समझ में आ गई सबको? अब चूंकि बेलेबल ऑफेंसेस में बेल को एज ए मैटर ऑफ राइट लिया जा सकता है, उसमें कोर्ट का कोई डिस्क्रिशन नहीं है। अगर तुम बेलेबल ऑफेंसेस के लिए अक्यूज्ड या सस्पेक्ट बनाए गए हो और तुम तैयार हो अपना बेल देने के लिए, बेल का श्योरिटी बॉन्ड भरने के लिए, बेल बॉन्ड भरने के लिए, तो तुमको एज ए मैटर ऑफ राइट मिल जाएगा। इसीलिए बेलेबल ऑफेंसेस में एंटीसिपेटरी बेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है।
एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट बेलेबल ऑफेंसेस में नहीं लगता। एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में लगता है। ये बात ठीक है? एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में लगता है। मुझे लगता है कि मैंने ये बात आपको डिलीवर कर दी, समझा दी। ठीक है, अब बेल और बेलेबल ऑफेंस, बेल इन्हीं सबसे रिलेटेड जो अपनी अगली डिफिनीशन है वो बेल बॉन्ड की और बॉन्ड की है, उनको भी हम समझ लेते हैं यहीं के यहीं। ठीक है, बेल बॉन्ड क्या होता है, इतना समझ में आ रहा है सबको? कमेंट में लिखो एक बार। अंशिका, अनीशा, मयूरी, पीयूष, अनुज, प्रकाश, समझ में आ रहा है भाई? बेल बॉन्ड क्या होता है? बेल बॉन्ड सेक्शन 2(1)(d) में बेल बॉन्ड, बेल बॉन्ड का मतलब होता है, अभी हमने क्या बताया, बेल मतलब होता है कंडीशनल रिलीज। अब उस कंडीशन को तुम नहीं तोड़ोगे, उस कंडीशन को तुम जो नहीं तोड़ने की जो गारंटी देते हो, उसी को हम बेल बॉन्ड कहते हैं। बेल बॉन्ड का मतलब एन अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग का मतलब तुम समझ लो कि हम तुम गारंटी दे, वादा कर रहे हैं फॉर रिलीज विद श्योरिटी। मतलब एक गारंटी ली जा रही है कि भैया अगर हम कंडीशन नहीं तोड़ेंगे, तुम जो बेल की कंडीशन बता रहे हो, तुम कोर्ट हो, तुम पुलिस ऑफिसर हो, तुम जो बेल का कंडीशन बता रहे हो, हम एकदम डिक्टो फॉलो करेंगे उसको। बात ठीक है? समझ पा रहे हो? रेहान, राजी, इफरा, जामिर, तुम समझ पा रहे हो दोनों लोग? तो बेल बॉन्ड क्या है? वो कि बेल लेते टाइम जो आप अंडरटेकिंग दे रहे हो, उस अंडरटेकिंग को हम क्या कहते हैं? बेल बॉन्ड कहते हैं। बात ठीक है? अब जब विद श्योरिटी करोगे तो उसको हम बेल बॉन्ड कहेंगे, और जब विदाउट श्योरिटी करोगे, विदाउट श्योरिटी, तो उसको हम खाली बॉन्ड कहेंगे। इस खाली बॉन्ड को ही पर्सनल बॉन्ड भी कहा जाता है, पर्सनल बॉन्ड। अब पर्सनल बॉन्ड को कहां पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2(1)(e) में डिफाइन किया गया। सेक्शन 2(1)(e) डिफाइन करता है पर्सनल बॉन्ड। तो बात ठीक है, याद रहेगा सबको। 2(1) मैंने बेल से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन थे हमने आपको समझा दिए अभी, मतलब डिफिनीशन क्लॉज में। हम जब चैप्टर 35 पढ़ रहे होंगे तो हम उसको और भी इन डिटेल में देखेंगे इस चीज को। ठीक है, अब बात आती है चार्ज क्या होता है। सेक्शन 2(1)(f) चार्ज, 2(1)(f) चार्ज। चार्ज का मतलब होता है, मैं ऐसे ही बता देता हूं, जो हम लोगों ने रट्टा मारा हुआ था पहले के जमाने में, पहले के जमाने में नहीं, मतलब सीआरपीसी के टाइम पे, उसका मतलब होता है प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ एक्यूजिशन अगेंस्ट ए पर्सन। मतलब मैं अगर डायरेक्टली तुमको कह रहा हूं कि तुम चोर हो, ये चोर कहना अपने आप में चार्ज लगाया जा रहा है। और समझ पा रहे हो? प्रिसाइसली मैं तुमको कह रहा हूं, प्रीति मिश्रा, सुन रही हो बेटा, मैं प्रिसाइसली कह रहा हूं कि ये जो एक्स है ये चोर है, तो मैं एक्स के ऊपर क्या लगा रहा हूं? एलिगेशन लगा रहा हूं, प्रिसाइज एक्यूजेशन कर रहा हूं, इसी को हम चार्ज कहते हैं। बात ठीक है? लेकिन अपना जो बीएनएसएस है उसको डिफाइन करते हुए कहता है चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड देन वन। इसका मतलब है कि वो चार्ज को डिफाइन करता ही नहीं है। वो कहता है कि अगर तुम किसी एक व्यक्ति को कह, जैसे मैं मान लो मिस्टर एक्स का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं मिस्टर एक्स को कह रहा हूं तुम चोर हो, मिस्टर एक्स को मैं ये भी कह रहा हूं तुम रेपिस्ट हो,
मिस्टर एक्स को मैं कह रहा हूं कि तुम मर्डरर भी हो, मर्डरर। अब मैं कितने एक्यूजेशन लगा रहा हूं, कितने चार्जेस लगा रहा हूं? चोर वाला 1 हो गया, ट्रेपिस्ट वाला 2 हो गया, मर्डरर वाला 3 हो गया। तो अपना सेक्शन 21F जो डिफाइन करता है चार्ज की डिफिनीशन, वो बताता है, सौम्य मिश्रा सुन रही हो तुम, रूही? वो कहता है कि जो ये जितने भी एक्यूजेशन लगाए जाएंगे, ये इनको सबको चार्ज कहा जाएगा। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज, चाहे जितने हेड ऑफ चार्ज, हेड ऑफ चार्ज मतलब जितने तरीके के चार्ज लगाए जा रहे हैं वो सब क्या कहलाएंगे? चार्ज के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन ये बाबू चार्ज की डिफिनीशन तो नहीं है, भले ही अपने बेरेट ने कह दिया तो हम मान ले रहे हैं, लेकिन तो चार्ज को फिर डिफाइन कैसे करोगे? चार्ज को डिफाइन करने में बाबू ध्यान से सुनो, इट इज, लिख लो इस बात को चाहो तो, प्रेसाइज फॉर्मुलेशन होगा इसमें, प्रेसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्विजिशन, स्पेसिफिक एक्विजिशन मतलब हवा में नहीं कहेंगे कि मुझको लगता है कि तुमने चोरी जैसा कुछ किया, चोरी जैसा कुछ नहीं, तुमने चोरी की, हमको यह कहना होगा उसको चार्ज कंसीडर करवाने के लिए, प्रिसाइसली कहना होगा कि तुमने चोरी की। क्योंकि तुमने चोरी के सारे इसेंशियल इंग्रेडिएंट फुलफिल किए, तो तुम क्या हो गए? चोर हो गए। तो प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्विजिशन। अब यह क्या किया जाए? व्हेन मेड अगेंस्ट अ पर्सन, तो क्या कहलाएगा बाबू? चार्ज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चार्ज कहलाएगा। ये बात ठीक है? समझ में आ रही बात सबको? अब चार्ज बाबू जो होता है क्रिमिनल ट्रायल में, क्रिमिनल ट्रायल जब किसी का चलना होता है, उसका ये पिथ एंड सब्सटेंस होता है, क्योंकि इसी बेसिस पर, चार्ज के ही बेसिस पर पूरा क्रिमिनल ट्रायल चलता है। चार्ज के ही बेसिस पर जो एक्विजिशन लगा है, प्रोसिक्यूशन उसको प्रूफ करने का काम करेगा, तुम उसको डिफेंड करने का काम करोगे, और इसी के ही असर्शन और डिनायल पे ही पूरा ट्रायल चल जाता है। बात ठीक है? अगर तुम सक्सेसफुल हुए उसको डिनाई करने में चार्ज को, तो तुम एक्विट कर दिए जाओगे। अगर प्रोसिक्यूशन सक्सेसफुल हो गया उस चार्ज को प्रूफ कर जाने में, असर्ट कर जाने में, तो तुमको कन्विक्शन हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि ट्रायल का जो अल्टीमेट एम होता है वो आइदर एक्विटल और कन्विक्शन होता है। ये बात ठीक है? समझ पा रहे हो सब लोग? समझ पा रहे हो? अब चार्ज से रिलेटेड जो हम लोग इन डिटेल चीजें पढ़ेंगे, वो कब पढ़ेंगे? चैप्टर 18 में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? चैप्टर 18 में पढ़ेंगे। कौन से सेक्शंस में? सेक्शन 234 से लगा करके 247 में। ठीक है? ये बात ठीक है? याद रहेगी सबको? चैप्टर 34 कह रहा हूं, चैप्टर 18 सेक्शन 234 से 247 में हम चार्ज के बारे में इन टोटो पढ़ेंगे। बात ठीक है? समझ पा रही हो? अंशिका सिंह, अनीसा, तुम बताओ बाबू, समझ पा रही हो? अनीसा चौधरी, नीलाव, तुम लोग भविष्य हो भाई, लीगल नैरेटिव का भविष्य हो, तुम लोग समझो, बहुत ज्यादा जरूरी है। सारिका सेन यादव, नॉवेल तो नहीं पढ़ रही हो ना बाबू? नॉवेल पढ़ने के चक्कर में तुम एपीओ अपना गंवा बैठोगी, नॉवेल मत पढ़ने लगना, ठीक है? नाउ ये था अपना चार्ज, ठीक है? अब हम लोग अपना पढ़ेंगे कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? ई एफ पढ़ लिया, जी पढ़ेंगे हम, जी एंड ई एफ जी, ठीक है? जी सेक्शन 21G, सेक्शन 21G किस चीज को डिफाइन करता है? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को डिफाइन करता है। और इसी के साथ में हम लोग एक और पढ़ लेंगे, सेक्शन 21O। ओ किसको डिफाइन करता है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को। बात ठीक है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को कौन डिफाइन करता है? सेक्शन 21O डिफाइन करता है, और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को सेक्शन 21G डिफाइन करता है। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल,
ये बात ठीक है? कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है बाबू? ऐसे ऑफेंसेस, ध्यान से सुनो, ऐसे ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है ऐसे ऑफेंसेस जिनमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट, उनको हम क्या कहते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहते हैं। और पुलिस के पास अगर कोई अथॉरिटी नहीं है बिना वारंट के अरेस्ट करने के, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। पुलिस के पास बाबू, पुलिस हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाएगी बिना वारंट के, पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाएगी। ये बात ठीक है, याद रहेगा सबको। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन बिना ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के भी किया जा सकता है। कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन even without the order of the कोर्ट और मजिस्ट्रेट। इसमें मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। लेकिन और ये कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन 175 क्लॉज 1 बताता है ऑफ BNSS कि इसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन इवन विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। उसको ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत नहीं होती कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत होती है। पुलिस कैन नॉट investigate without order of magistrate, without order of magistrate। अब ये मजिस्ट्रेट भी ऐसा ऐरा गैरा नथु खैरा वाला मजिस्ट्रेट नहीं होगा। मजिस्ट्रेट कौन होगा? वो मजिस्ट्रेट होगा जिसके पास पावर हो, पावर टू try the case and commit for trial। या तो खुद ट्राई कर सके उस केस को, या तो उसके पास पावर हो कमिट करने का उस केस को, उस केस को ही ट्रायल के लिए। तो वो मजिस्ट्रेट क्या देगा? ऑर्डर देगा, और तब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। ये बात ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अब बात आती है, ये तो हो गया कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस या कॉग्निजेबल केस, ये दोनों में लागू होता है, ऑफेंसेस एंड केसेस। चाहे मैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहूं चाहे कॉग्निजेबल केस कहूं, दोनों बात एक है। चाहे मैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहूं चाहे नॉन कॉग्निजेबल केस कहूं, दोनों बात एक है। ये बात ठीक है? अब बात आती है बाबू, ध्यान से सुनो, कि दो केसेस हैं और दोनों कॉग्निजेबल हैं, दोनों सी हैं, तो केस मतलब अल्टीमेट केस क्या हो जाएगा? कॉग्निजेबल हो जाएगा। एक केस कॉग्निजेबल है, दो केसेस हैं, समझो कि दो केस हैं, एक ए केस है एक बी केस है। ए कॉग्निजेबल है, बी भी कॉग्निजेबल है, तो अल्टीमेट पूरा केस क्या हो जाएगा? कॉग्निजेबल हो जाएगा। ये दोनों एक साथ कमिट हुई हैं, दो ऑफेंसेस हैं ए और बी,
दोनों एक साथ कमिट हुए हैं, इनमें से अगर दोनों कॉग्निजेबल है तो पूरा अल्टीमेट केस क्या होगा? कॉग्निजेबल होगा। एक कॉग्निजेबल है, दूसरा नॉन कॉग्निजेबल है, तो भी केस कॉग्निजेबल माना जाएगा। ये बात ठीक है। लेकिन अगर दो नॉन कॉग्निजेबल केस अगर इकट्ठा बैठते हैं तो जो रिजल्ट आएगा बाबू वो भी क्या आ जाएगा? नॉन कॉग्निजेबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉन कॉग्निजेबल आ जाएगा। तो बात ठीक है। तो जैसे शेड्यूल फर्स्ट के फिफ्थ कॉलम बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बीच में डिस्टिंक्शन दिया गया था, उसी तरीके से बाबू ध्यान से समझो, उसी तरीके से कॉलम 4 जो है, कॉलम 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल किसके बीच में डिस्टिंक्शन बताता है? कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के बारे में, एंड नॉन कॉग्निजेबल। मुझे लगता है ये बात मैंने आपको समझा दी। ओके, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के बीच का अगर डिस्टिंक्शन की बात आएगी तो भी हमें लगता है कि आप लोग अब समझ जाओगे। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं वो बहुत सीरियस नेचर, जैसे नॉन बेलेबल ऑफेंस जो होता था वो भी सीरियस नेचर का होता था, उसी तरीके से यहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो सीरियस नेचर का होता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लेस सीरियस नेचर का होता है। ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर दर्ज कराई जाती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एनसीआर दर्ज कराई जाती है। एनसीआर का मतलब होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट और एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसको हम लोग सेक्शन 173 जब पढ़ रहे होंगे तब इन टोटो पढ़ेंगे। बात ठीक है? बात समझ पा रहे हो? अब अपनी नेक्स्ट डिफिनीशन है कंप्लेंट की। सेक्शन 21H में डिफाइन किया गया है कंप्लेंट को। ठीक है, कंप्लेंट, इसको इरेज कर देता हूं फिर कंप्लेंट समझाता हूं। मजा आ रहा है ना सबको? मजा आ रहा है पढ़ने में? ऐसा तो नहीं, बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना? हमें लगता है कि आज हम लोग अपने इस लेक्चर में पूरे सिर्फ डिफिनीशन ही पढ़ पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, डिफिनीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज के बाद आप लोगों का डर भी शायद खत्म हो रहा होगा। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, चार्ज, इन सब में आपको डिस्टिंक्शन पता चल करके अच्छा फील हो रहा होगा। भले ही आप अभी फीडबैक में बताओगे नहीं क्लास के, लेकिन मुझे पता है कि अच्छा फील कर रहे हो सब लोग। ठीक है। सेक्शन 21O, सेक्शन 21 सॉरी H, O में तो नॉन कॉग्निजेबल डिफाइन किया गया। सेक्शन 21H में कंप्लेंट डिफाइन किया गया। कंप्लेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। ठीक है। कंप्लेंट का मतलब होता है बाबू, कंप्लेंट का मतलब होता है कि कंप्लेंट को कोई भी एलिगेशन जब किया जाता है, ध्यान से समझो, एनी एलिगेशन, अब ये एनी एलिगेशन कैसे किया जाए? मेड, एनी एलिगेशन मेड, चाहे वो ओरली किया जाए, ओरली, और चाहे इन राइटिंग किया जाए। समझो, कंप्लेंट का मतलब होता है एनी एलिगेशन मेड, चाहे ओरली और चाहे इन राइटिंग। किसको किया जाए? किसको किया जाए? टू मजिस्ट्रेट। ये वाली इंपॉर्टेंट बात है। किसको किया जाता है कंप्लेंट? मजिस्ट्रेट को किया जाता है। मजिस्ट्रेट को किया जाता है तो क्यों किया जाता है? मजिस्ट्रेट को क्यों किया जाता है? यह सोच करके किया जाता है कि वो इस पे एक्शन लेंगे, विद अ व्यू टू हिच टेकिंग एक्शन, विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन। क्या लेंगे? एक्शन लेंगे। कहां पे लेंगे? अंडर BNSS। BNSS के अंडर में वो क्या लेंगे? एक्शन लेंगे।
किसमें? किसी ओरल या रिटन एलिगेशन में। आप किसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे? किसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे कि चाहे कोई नोन और चाहे कोई अननोन पर्सन है, उसने एक ऑफेंस कमिट किया है और एक ऑफेंस कमिट किया है। अब तुम समझो बात को ध्यान से, अभी अगर देखोगे तो सब समझ में आएगा कि कंप्लेंट इज एनी एलिगेशन मेड, चाहे वो ओरली हो चाहे इन राइटिंग हो, वो मेड किया गया किसको? टू मजिस्ट्रेट। और मजिस्ट्रेट को इसलिए मेड किया गया हो कि वो एक्शन लेंगे किसके खिलाफ? चाहे नोन पर्सन के खिलाफ चाहे अननोन पर्सन के खिलाफ। अब ये नोन या अननोन पर्सन कौन है? जिसने ऑफेंस कमिट किया है। अब ये ऑफेंस किस तरीके का होगा? ऑफेंस, तो ऑफेंस चाहे वो कॉग्निजेबल हो सकता है, ऑफेंस कॉग्निजेबल भी हो सकता है और नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है। बात समझ पा रहे हो? रितेश वर्मा भाई तुम समझ पा रहे हो? आलोक मौर्य भैया आप समझ पा रहे हो? पवन सिंह भैया आप समझ पा रहे हो? तो ऑफेंस किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो कॉग्निजेबल हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल हो। फॉर्म भी किसी भी तरीके का हो सकता है, मतलब किसी भी, चाहे ओरल फॉर्म में दो चाहे रिटन फॉर्म में दो। किसके खिलाफ होना चाहिए? चाहे वो नॉन पर्सन के खिलाफ हो चाहे नॉन पर्सन के खिलाफ हो। लेकिन किसको दिया जाना चाहिए? मजिस्ट्रेट को दिया जाना चाहिए। ये बात ठीक है? ये बात ठीक है? ये देखो सब लोग ऐसे ही बना लो अपने नोट्स में, जिससे बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है मैंने आपको समझा दिया। अब कंप्लेंट क्या सिर्फ अग्रीव्ड पर्सन के द्वारा, सिर्फ विक्टिम के द्वारा दिया जाना चाहिए? द आंसर इज नो, कोई भी पर्सन दे सकता है, कोई भी पर्सन दे सकता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं आती, पुलिस रिपोर्ट नहीं आती, ये एक्सेप्शन है। कंप्लेंट का बाबू एक्सेप्शन क्या है? पुलिस रिपोर्ट नहीं आती, कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट नहीं आती। ओके, इसका एक्सेप्शन है। कंप्लेंट का एक्सेप्शन क्या है? पुलिस रिपोर्ट। अब एक चीज और समझो, पुलिस रिपोर्ट क्या कैसे कहते हैं? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करने के टाइम पे यह पता चला कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो पुलिस रिपोर्ट, या कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो पुलिस रिपोर्ट हो जाएगी। और वो पुलिस रिपोर्ट कभी भी कंप्लेंट का रूप नहीं लेगी। ये बात ठीक है? लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन के करने के बाद यह पता चला कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उसकी इस रिपोर्ट को डीम्ड कंप्लेंट मान लिया जाएगा। डीम्ड कंप्लेंट, डीम्ड कंप्लेंट। ये बात याद रखोगे सब लोग, क्या मान लिया जाएगा बाबू? डीम्ड कंप्लेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, ये कहां पे डिफाइन किया गया है? सेक्शन 21H के एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कि अगर पुलिस ऑफिसर, उसमें लिखा हुआ है वो पढ़ रहा हूं कि अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर in a case which discloses after investigation the commission of non-cognizable offense shall be deemed to be a complaint। और फिर कंप्लेनेंट इसमें कौन माना जाएगा? फिर आगे की लाइन बताता है कि एंड द पुलिस ऑफिसर बाय whom such report is made shall be deemed to be a complainant। उस पुलिस ऑफिसर को हम क्या मान लेंगे? पुलिस को कंप्लेनेंट मान लेंगे, उस पुलिस ऑफिसर को। ये बात ठीक है? कंप्लेंट वाला प्रोविजन सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया? अब मुझे नहीं लगता कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों का कभी भी गलत होगा। ठीक है, अगर अभी भी गलत करते हो तो समझ लेना हम आपका सिर फोड़ देंगे।
ये बात ठीक है। इसको इरेज करके फिर नई डिफिनीशन आपको हम बताते हैं। यार बोलते बोलते मुंह दर्द हो जाता है, पता है तुमको। अगली डिफिनीशन अपनी है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहां पे डिफाइंड है? सेक्शन 2(1)(i) में डिफाइंड है। 2(1)(i). इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है ट्रांसमिशन वाया डिवाइसेस। डिवाइस मतलब जैसे फोन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप वगैरह से करते हैं। अब फॉर्म कौन डिफाइन करेगा उसका कि कैसे किस फॉर्म में होगा तो उसको इलेक्ट्रॉनिक माना जाएगा? उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगी, ठीक है। सेक्शन 2(1)(j) में हाई कोर्ट डिफाइंड है। हाई कोर्ट 2(1)(j) में कौन? हाई कोर्ट डिफाइंड है, ठीक है। यह हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है अपील की, हाईएस्ट क्रिमिनल अपील कोर्ट, ठीक है, एक्सक्लूडिंग क्या? सुप्रीम कोर्ट। ओके। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाईएस्ट क्रिमिनल अपील कोर्ट कौन सी है, तो क्या आंसर होगा अपना? हाई कोर्ट होगा कि सुप्रीम कोर्ट होगा? तो होगा तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अगर हायरार्की ऑफ द कोर्ट पूछा जाएगा, अभी हम लोग खैर पढ़ेंगे कुछ ही देर में अभी हायरार्की ऑफ द कोर्ट भी, तो वो बीएनएसएस में कभी भी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र हायरार्की में नहीं किया गया, मतलब टाइप्स ऑफ द कोर्ट में नहीं किया गया है। तो जब बीएनएस के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ पूछेगा, सॉरी बीएनएसएस के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ पूछेगा, तो हाई कोर्ट होगा हाईएस्ट कोर्ट, हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट। लेकिन अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट भी ऑप्शन है तो सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन सही होगा, ये बात ठीक है। क्योंकि हाई कोर्ट को डिफाइन करते हुए लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, अगर आप लोग पढ़ो, कि इन रिलेशन टू union territory to which the jurisdiction of the high court of a state has been extended by law, that high court, and in relation to any other union territory the highest court of the criminal appeal for that territory other than the supreme court. तो ये सब कौन होंगे? हाई कोर्ट होंगे, अदर देन सुप्रीम कोर्ट। मतलब हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट कौन सी है स्टेट में? हाई कोर्ट है, बात ठीक है। हायरार्की ऑफ द कोर्ट में हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है बीएनएसएस के अकॉर्डिंग? क्रिमिनल लॉ में हाई कोर्ट, बात ठीक है। लेकिन जब बाप की एंट्री होती है तो बेटे को थोड़ा झुक जाना पड़ता है इज्जत में, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होगी ऑप्शंस में तो हम सुप्रीम कोर्ट मार्क करेंगे, बात ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्वायरी। इंक्वायरी, इंक्वायरी को कहां पर डिफाइन किया गया बाबू? सेक्शन 2(1)(k) में डिफाइन किया गया, 2(1)(k) में डिफाइन किया गया है। किसको? इंक्वायरी को। इसको हम थोड़ा आपको समझाते हैं पेज, खाली पेज पे। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? सेक्शन 2(1)(k) क्या कहना चाह रहा है? सेक्शन 2(1)(k) इंक्वायरी, ये क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब है कि कोई भी जांच पड़ताल, कोई भी इंक्वायरी जब मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी, मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा की जाएगी, अदर देन ट्रायल, तो क्या है? इंक्वायरी। तो इंक्वायरी को अगर डिफाइन करने की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे कि इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर बीएनएसएस बाय द मजिस्ट्रेट और कोर्ट। अब ट्रायल को एक्सक्लूड क्यों किया गया है? क्योंकि ट्रायल का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है वो एक्विटल या कन्विक्शन होता है। क्या होता है? एक्विटल या कन्विक्शन होता है। इंक्वायरी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बाबू? ये समझो, डिस्टिंक्शन मतलब क्या है। इंक्वायरी को मैं क्यों बोला, मतलब अपना बीएनएसएस क्यों बोला
कि अदर देन ट्रायल है, क्योंकि जो इंक्वायरी है वो क्या असरटेन करना चाह रहा है कि जो भी उसके पास कंप्लेंट आई है, जो कंप्लेंट आई है या जो उसके सामने रिपोर्ट रखी गई है, उसके ट्रुथफुलनेस की और उसकी फॉल्सिटी की, मतलब कितना वो गलत है कितना सही है, और उस केस में उस रिपोर्ट के बेसिस पर बीएनएसएस में आगे की तरफ प्रोसीड किया जाए, यानी ट्रायल वगैरह कंडक्ट कराया जाए कि ना कराया जाए, इस चीज को असरटेन करने के लिए इंक्वायरी की जाती है। ठीक है, तो बेसिक पर्पज इंक्वायरी का क्या है? टू असरटेन ट्रुथ और फॉल्सिटी ऑफ फैक्ट इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसको किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है? इसको मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो आप लोग सोच रहे हो कि जब मजिस्ट्रेट और उसके द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है तब तो ये ओवरलैप कर रहा होगा ट्रायल के साथ। नहीं, ये ओवरलैप नहीं करता है। क्यों ओवरलैप नहीं करता है? क्योंकि वेयर ट्रायल बिगिंस, इंक्वायरी एंड्स। जैसे ही ट्रायल शुरू होगा वैसे इंक्वायरी खत्म हो जाएगी, तो कोई ओवरलैप का चांस ही नहीं है। इंक्वायरी में कोर्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही होती है कंप्लेनेंट से या इंफॉर्मेंट से, इंक्वायर कर रही होती है कि जो उसमें बात कही गई है वो सत्य है कि झूठ है, उसमें आगे प्रोसीड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो वैल्यूएबल टाइम ऑफ द जुडिशरी को सेव करना चाह रही होती है। ट्रायल में क्या होता है, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस वाले एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। बात ठीक है, समझ पा रहे हो? तो इसका पर्पज क्या है बाबू? टू असरटेन द ट्रूथ एंड फॉल्सिटी ऑफ द केस। ये बात ठीक है। कुछ कुछ सेक्शंस हैं जिनमें इंक्वायरी कंडक्ट कराई जाती है, उनमें जो प्रोसीडिंग होती है उसको इंक्वायरी कहते हैं। उनको मैं इधर लिख दे रहा हूं और आप छाप लो और याद करके रखना कौन कौन से हैं। सेक्शन 126, 127, 128, 129, 144, 152, 163, 164, 166, 167, 225, 379, ये सेक्शंस जो हैं इसमें जो प्रोसीडिंग होती है उसको हम बाबू क्या कहते हैं? उसको हम इंक्वायरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक्वायरी कहते हैं। बात ठीक है, समझ में आ गई बात? अब बात आती है फिर इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन 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 को सेक्शन 21L में डिफाइन किया गया है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कोई भी प्रोसीडिंग जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए की जाती है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए की जाती है, उसको हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। एनी प्रोसीडिंग डन इन ऑर्डर टू कलेक्ट द एविडेंस इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। किसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है? पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। आर एनी पर्सन अपॉइंटेड बाई अपॉइंटेड नहीं, अथराइज्ड बाई मजिस्ट्रेट
इन्वेस्टिगेशन बाबू कौन कर सकता है? पुलिस कर सकती है, या कोई भी ऐसा पर्सन जो किसके द्वारा ऑथराइज्ड हो, मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज्ड हो। तब बात आती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता? तो आंसर इज नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन। बात ठीक है, समझ में आ गई बात? अब इन्वेस्टिगेशन में और इंक्वायरी में क्या डिफरेंस है? इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन इंक्वायरी किसके द्वारा कंडक्ट कराई जाती है? मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। इन्वेस्टिगेशन एक एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग है, वो पुलिस का काम है, लेकिन इंक्वायरी क्या है बाबू? एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है। इंक्वायरी क्या है? एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है। इन्वेस्टिगेशन का पर्पज क्या है? टू कलेक्ट द एविडेंस, कलेक्शन ऑफ द एविडेंस है। और इंक्वायरी का पर्पज क्या अभी मैंने बताया? टू डिटरमिन द ट्रुथ और फॉल्सिटी ऑफ द फैक्ट, कि जो उस केस में, जो कंप्लेंट में बात कही जा रही हो सत्य है कि असत्य है, उस चीज को असरटेन करने के लिए जो इंक्वायरी की जाती है उसको हम इंक्वायरी कहते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन होता है, ऑफेंस कमिट हुआ, ऑफेंस कमिट होने के बाद में पुलिस ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये इंफॉर्मेशन मिला, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ये इंफॉर्मेशन मिली कि भाई एक ऑफेंस कमिट हो गया है। उसके बाद में वो क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। तो जो इन्वेस्टिगेशन है, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। इन्वेस्टिगेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ठीक है। इंक्वायरी क्या होती है? इंक्वायरी मोस्टली क्या होती है? फॉलोड बाय द इन्वेस्टिगेशन। मतलब पहले इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, उसके बाद इंक्वायरी होगी। बात ठीक है, समझ पा रहे हो? लेकिन जरूरी नहीं कि हर केसेस में इन्वेस्टिगेशन हो फिर इंक्वायरी हो। बात ठीक है। अब बात आती है ट्रायल। ट्रायल क्या होता है? ट्रायल को कहीं डिफाइन नहीं किया गया पूरे संहिता में, पूरी संहिता में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन अभी मैं कुछ देर पहले से मैं चिल्ला चिल्ला के बात बता रहा हूं कि अ प्रोसीडिंग इन व्हिच द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड इज डिटरमाइंड, टू डिसाइड द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ अक्यूज्ड, उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रोसीडिंग को हम क्या कहते हैं? ट्रायल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायल कहते हैं। इसका पर्पज होता है यह फाइंड आउट करना कि अक्यूज्ड जो है वो गिल्टी है कि नहीं। और इसका एंड किस में होता है बाबू? या तो एक्विटल कर देगा ये, एक्विटल, और या तो क्या कर देगा? कन्विक्शन कर देगा। क्या कर देगा? कन्विक्शन कर देगा। अगर तुम गिल्टी पाए गए तो तुम्हारा कन्विक्शन हो जाएगा, अगर तुम गिल्टी नहीं पाए गए तो तुम्हारा एक्विटल हो जाएगा। बात ठीक है, समझ पा रहे हो? अब बात आती है कि इंक्वायरी और ट्रायल में क्या डिफरेंस होता है। तो इंक्वायरी जो होती है, कोई भी प्रोसीडिंग बिफोर जो मजिस्ट्रेट या कोर्ट होती है, प्रायर टू द फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस इज कॉल्ड इंक्वायरी। लेकिन आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस जो भी इंक्वायरी होती है उसको हम ट्रायल कहते हैं। बात ठीक है। इंक्वायरी में किसी के गिल्ट या इनोसेंस को डिटरमिन नहीं किया जाता, ट्रायल में किसी के गिल्ट या इनोसेंस को डिटरमिन किया जाता है। बात समझ पा रहे हो? ट्रायल में या तो कन्विक्शन होता है या तो एक्विटल होता है। इंक्वायरी में ऐसा कुछ नहीं होता। बात ठीक है, समझ पा रहे हो? तो यह था अपना इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। आई होप यह बात सबको समझ में आ गई होगी। क्या कहते हो नीलाभ, समझ में आई भाई कि नहीं आई? और तुम सभी लोग, सुषमा, विश्वकर्मा, रेनू, तुम सब लोग सुन रहे हो ना?
प्रीति मिश्रा, सब लोग कमेंट कर दिया करो भाई, फीडबैक वुडबैक बता दिया करो कि हाँ कैसा जा रहा है, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, हमें भी अच्छा लगेगा। ये थोड़ी ना होता है कि तुमने पैसा दे दिया, हमें पैसा ले लिया, हम पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो चाहे नहीं पढ़ रहे हो, इससे क्या मतलब होता है भाई? बताओगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में भी आ रहा है तुम्हें कि नहीं आ रहा है। बस खाली हम पढ़ाए चले जा रहे हैं और सिलेबस हम खत्म भी कर देंगे अभी कुछ ही दिन में, आप लोग पढ़ो चाहे भाड़ में जाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है। हमको तुम्हारा तो रिजल्ट चाहिए ना, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे लिए उतना पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था जो तुम लोगों ने वो चिंदी से पैसे दिए हैं ना, वो पैसे हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ये बात ठीक है। हमने इंक्वायरी देख ली, हमने इन्वेस्टिगेशन देख लिया, अब हम लोग देखेंगे जुडिशियल प्रोसीडिंग। सेक्शन 2(1) यम में डिफाइंड है जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग का बाबू क्या मतलब होता है? जुडिशियल प्रोसीडिंग ऐसी प्रोसीडिंग होती हैं जिसमें जो कोर्ट होती है वो एविडेंस को ऑन ओथ लेती है। एविडेंस को लीगली ऑन ओथ लिया जाता है, लीगली टेकन ऑन ओथ। एविडेंस को लीगली ऑन ओथ लिया जाता है, ऐसी प्रोसीडिंग को हम जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। कभी भी एविडेंस को अदर देन जुडिशियल प्रोसीडिंग में ओथ में नहीं लिया जाता, बस एविडेंस आ गया काम खत्म। लेकिन अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग है तो उसमें ओथ दिया जाता है कि मैं जो कहूंगा वो सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये बात क्या है? ओथ है, और ये लीगली लिया जाता है। ये बात ठीक है, समझ पा रहे हो? सेक्शन 2(1) में जो था वो हमने आपको डिफाइन कर दिया था। ठीक है, यम के बाद यन 2(1) में लोकल ज्यूरिस्डिक्शन है, लोकल ज्यूरिस्डिक्शन। अब बात आती है लोकल ज्यूरिस्डिक्शन क्या होता है। लोकल ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब बाबू होता है ऐसा ज्यूरिस्डिक्शन जिसमें मजिस्ट्रेट की अपनी पावर है, अपना ज्यूरिस्डिक्शन है। जिस ज्यूरिस्डिक्शन में अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है उसको हम लोकल ज्यूरिस्डिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? लोकल ज्यूरिस्डिक्शन कहते हैं। ये बात ठीक है, समझ पा रहे हो? अब इसमें होल ऑफ स्टेट भी आ सकता है और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट आ सकता है, which is to be notified by the स्टेट गवर्नमेंट। किसके द्वारा नोटिफाई किया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा। अब लोकल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट कौन डिफाइन करता है? मजिस्ट्रेट कौन डिसाइड करता है? लोकल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट डिफाइन किया जाता है CJM के द्वारा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। किस सेक्शन में? सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 में। बात समझ पा रहे हो? और सेक्शन 16 जो है उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लोकल ज्यूरिस्डिक्शन को डिटरमिन करता है। तो मतलब लोकल ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? जिस ज्यूरिस्डिक्शन पे, मतलब जिस एरिया पे तुम अपना पावर एक्सरसाइज कर सकते हो उसको हम तुम्हारा क्या कहते हैं? लोकल ज्यूरिस्डिक्शन कहते हैं। ये बात ठीक है। हम लोगों ने MNO देख लिया है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल केसेस देख लिया है। P(2) में नोटिफिकेशन डिफाइन किया गया। नोटिफिकेशन मतलब जो भी कोर्ट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस
ऑफेंस कहां पे डिफाइन किया गया है, इस चीज को समझो। सेक्शन 2(1)(q) में ऑफेंस डिफाइन किया गया है। क्या बाबू? ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्ट हो, कोई भी ओमिशन हो, यह बात इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। एक्ट हो और चाहे वो ओमिशन हो, ओमिशन, ओमिशन, जिसको किसी भी लॉ के द्वारा पनिशेबल बनाया गया हो, पनिशेबल बाय एनी लॉ इन फोर्स, तो क्या है? ऑफेंस। एनी एक्ट और ओमिशन which are made punishable by any law for the time being in force is called offense. और इसी में एक और प्रोविजन जोड़ता है, कहता है कि कोई भी एक्ट कमिट किया जाएगा जिसके खिलाफ में कोई कंप्लेंट की जाए, सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट, सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट, वो भी क्या है? एक ऑफेंस है। बात ठीक है? सेक्शन 21(r) में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन डिफाइन किया गया है कि जो व्यक्ति उस पुलिस स्टेशन का हेड होता है उसको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कहते हैं। ठीक है? सेक्शन 21(s) में प्लेस डिफाइन किया गया है। सेक्शन 21(t) में पुलिस रिपोर्ट डिफाइन किया है। 21(t) में पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है बाबू? पुलिस रिपोर्ट का मतलब होता है बाबू, जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेगा कौन? पुलिस। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, किसको? मजिस्ट्रेट को, और उसमें डिस्क्लोजर ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस करेगी, डिस्क्लोजर ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस करेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? चार्जशीट कहेंगे। चार्जशीट, या कई बार कहते हैं ना चालान कट गया, चालान कहेंगे। ठीक है? अगर उसने डिस्क्लोज किया कि कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो उसको हम फाइनल रिपोर्ट कहेंगे। डिस्क्लोज नॉन कमीशन, नॉन कमीशन, तो उसको हम फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोजर रिपोर्ट कहेंगे। ये बात समझ पा रहे हो? ये सब कहां पे हो रहा होगा? सेक्शन 193 क्लास 3 में हो रहा होगा। मतलब ध्यान से समझो, पुलिस ऑफिसर का क्या काम होता है? मेन काम क्या होता है? टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया पुलिस ऑफिसर ने, और फिर उस इन्वेस्टिगेशन के दरमियान उसको ये बात पता चली कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है। जब ऑफेंस कमिट हुआ है, एक कंक्लूजन वो ड्रॉ करेगा, उसके बाद जो रिपोर्ट सबमिट करेगा मजिस्ट्रेट को, उसको हम चार्जशीट कहेंगे या चालान कहेंगे। लेकिन आफ्टर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस कंक्लूडेड दैट कि कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट कहेंगे। बात ठीक है? इसका मतलब पुलिस रिपोर्ट कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की। कौन कौन सी? एक चार्जशीट या चालान होती है जिसमें
कमीशन ऑफ ऑफेंस डिस्क्लोज किया जाता है, एक फाइनल रिपोर्ट, एक क्लोजर रिपोर्ट होती है जिसमें नॉन कमीशन ऑफ ऑफेंस डिस्क्लोज किया जाता है। ये बात ठीक है कि नहीं ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना समझ? आया ना समझ? बहुत बढ़िया। अब पुलिस स्टेशन का मतलब आप लोग पढ़ लोगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब आप लोग पढ़ लोगे, सब डिवीजन का मतलब पढ़ लेना। शमन केस और वारंट केस मैं आपको समझा रहा हूं, वो समझो। शमन केस और वारंट केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, समन केस और वारंट केस, ठीक है? सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं शमन केस क्या होता है। सेक्शन 21X और सेक्शन 21Z में, सेक्शन 21Z में वारंट केस के बारे में बताया गया है। तो वारंट केस अगर मैं बताऊं, वारंट केस या समन केस, शमन केस, समन केस कहां पे? सेक्शन 21X में। वारंट केस कहां पे? सेक्शन 21Z में। तो वारंट केस का मतलब बाबू होता है जो ऑफेंस मोर देन 2 ईयर से पनिशमेंट होंगे, मोर देन 2+ ईयर से पनिशेबल होंगे, वो क्या होंगे? वारंट केस होंगे। मतलब अगर कोई केस है, सॉरी कोई ऑफेंस है और डेथ से पनिशेबल है तो कैसा केस होगा? वारंट केस होगा। अगर वो लाइफ इंप्रिजनमेंट से है, लाइफ इंप्रिजनमेंट, तो 2 साल से ज्यादा है कि नहीं? ज्यादा है, ज्यादा है, तो कौन सा केस होगा? वारंट केस होगा। अगर कोई केस 3 साल पनिशेबल है तो कैसा केस है? वारंट केस है। बात ठीक है? अगर कोई केस 2 साल 1 दिन का है पनिशमेंट तो कैसा केस है? वारंट केस। लेकिन जो केस वारंट केस नहीं है वो क्या है? समन केस है। इसका मतलब जिस केस में 2 साल या उससे नीचे की पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है उसको हम शमन केस कहते हैं। कैसा केस कहते हैं मेरा बच्चा? समन केस कहते हैं। ये बात ठीक है? समझ पा रहे हो? वारंट केस क्या? जिसमें पनिशेबल हो, पनिशमेंट क्या दी जाए? डेथ दे दी जाए, लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया जाए, 2 साल से ज्यादा की सजा दे दी जाए, उसको हम क्या कहते हैं? वारंट केस कहते हैं। समन केस किसे कहते हैं? एनी केस अदर देन वारंट केस। इसका मतलब जिसमें 2 साल से कम की सजा मिल रही होगी या 2 साल की सजा मिल रही होगी वो क्या है? समन केस है। बात ठीक है? याद रहेगा सबको? समन केस में समन केस जो होते हैं लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। समन केसेस में जनरली समन इश्यू किए जाते हैं, लेकिन वारंट केस में वारंट और समन दोनों इश्यू किया जा सकता है। बात ठीक है? समझ पा रहे हो? समन केसेस में समन ट्रायल चलता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। लेकिन वारंट केसेस में कई तरीके का ट्रायल होता है। सेशन ट्रायल भी, सेशन ट्रायबल केस भी होते हैं, वो वारंट ट्रायल के बाय मजिस्ट्रेट होते हैं, वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट, वारंट ट्रायल अदर देन पुलिस रिपोर्ट। इस तरीके के उनका बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है वारंट वाले केसेस में। बात ठीक है? सेक्शन 21Y क्या डिटरमिन करता है बाबू? विक्टिम को बताता है। विक्टिम क्या होता है? विक्टिम बाबू वो इंसान होता है जो कोई लॉस या इंजरी सफर किया हुआ है। क्या? जो कोई लॉस या इंजरी सफर किया होता है उसको हम क्या कहते हैं? विक्टिम कहते हैं। ठीक है? इसमें विक्टिम में ही विक्टिम इसमें उस पर्सन के जो लॉस या इंजरी सफर किया है उसके जो गार्जियन होंगे वो भी विक्टिम होंगे। उसका जो लीगल एयर होंगे, लीगल एयर, वो भी क्या होंगे?
विक्टिम होंगे। जैसे कोई एक मेल है जिसका एक बच्चा है, उस मेल इंसान को कोई अगर मार देता है तो उसका बच्चा भी विक्टिम हुआ कि नहीं हुआ? द आंसर इज हुआ। क्यों? क्योंकि वो लीगल एयर है। मैं हूं, मुझे आप लोग मार देते हो किसी दिन, तो मेरे पापा विक्टिम होंगे कि नहीं होंगे? वो होंगे। क्यों? क्योंकि ही इज माई गार्जियन। अब समझ पा रहे हो? अब सेक्शन 2 क्लास 2 बताता है कि जो कुछ भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में डिफाइंड नहीं है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा भारतीय न्याय संहिता में डिफाइंड है, तो वहां से उसकी डिफिनेशन ले ली जाएगी और उसको अप्लीकेबल किया जाएगा। ये बात ठीक है? समझ में आ गई अच्छे से सबको? अगली आगे का चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए डिफिनेशन क्लास ही। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। आई होप कि मैं डिफिनेशन क्लास आप लोगों को अच्छे से समझाने में सफल रहा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक चीज और बता दूं कि सीआरपीसी या बीएनएसएस में केसेस का उतना रेलेवेंस नहीं होता जितना रेलेवेंस उनके प्रोसीजर का, एग्जैक्ट प्रोसीजर का होता है। प्रोसीजर में हेरफेर हुआ, वहां पे वो रूल वायलेट हो गया, आंसर गलत हो गया, तो हमको एग्जैक्ट प्रोसीजर फॉलो करना होगा। एग्जैक्ट प्रोसीजर पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि इसमें टेक्निकलिटी का बहुत खेल होता है। तो इसी नोट के साथ बाय बाय, राधे राधे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।